अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकोनॉमिक्स के 32nd लेक्चर में हो रही है। आज का लेक्चर बेसिकली पिछले ही चंद एक लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने डिस्कशन शुरू की थी आईएस एंड एलएम मॉडल में। उससे पहले हमने ये देखा था कि किस तरह हम आईएस कर्व जो है वो ड्राइव करते हैं और हमारा ये आईएस कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम इन द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट। दूसरी तरफ हमारा एलएम कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। और दोनों के साथ हमने ये देखा था कि अगर हम गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को देखें तो हमारे पास एक ऐसा यूनिक इंटरेस्ट रेट और इनकम लेवल आ जाता है जो कि हमें ये कहता है कि हमारी दोनों मार्केट जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारी मॉनेटरी एंड द फिस्कल पॉलिसी जो है वो इफेक्ट करती है हमारी गुड्स मार्केट एंड दी मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को। और फिर हमने ये कहा था कि अगर हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को लें तो उसके जवाब में हमारे पास क्या होगा कि आईएस कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और इनकम लेवल जो है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो मनी सप्लाई के चेंज होने की वजह से, बढ़ने की वजह से हमारा एलएम कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स राइट। और उसके बाद फाइनली हमने ये भी देखा था कि हमारे पास अगर फिस्कल पॉलिसी जो है वो एक्सपेंशनरी है तो उसके जवाब में हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो किस तरह जो हैं वो अगर मनी सप्लाई को एडजस्ट करना चाहें तो करती हैं। तो उसमें हमने मुख्तलिफ सिनेरियोज देखे थे कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं दे डू नॉट डू एनीथिंग और फिस्कल एक्सपेंशन की वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और इनकम लेवल भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर हमने ये कहा कि दूसरी तरफ कि अगर हमारा फिस्कल पॉलिसी इज़ एक्सपेंशनरी और उसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एडजस्ट करना चाहती है अपने इंटरेस्ट रेट को एट द प्रीवियस लेवल, तो इंटरेस्ट रेट को प्रीवियस लेवल पे रखने के लिए वो क्या करेंगे कि इन रिस्पॉन्स टू एक्सपेंशन इन द फिस्कल पॉलिसी वो अपने एक्सपेंशनरी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेंगे ताकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कांस्टेंट रहे। एक और सिनेरियो भी हमने डिस्कस किया जिसमें हमने ये कहा कि अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एग्जिस्ट करती है तो उसके जवाब में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इनकम लेवल को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है कि वो कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे जिसमें एलएम कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट और हमारा इनकम लेवल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये सारी पॉलिसी मेजर्स एंड डिस्कशंस जो है हमारी दैट वाज विद रेफरेंस टू अ क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड जो है दैट डज नॉट एग्जिस्ट। पिछले चंद एक लेक्चर्स में हमने इसी आईएस और एलएम मॉडल को फर्दर एक्सपेंड किया और हमने बात की कि लेट्स टॉक अबाउट अ सिनेरियो जिसमें हमारे पास एक स्मॉल ओपन इकोनॉमी है। स्मॉल ओपन इकोनॉमी को एक्सप्लेन करने के लिए गॉट हेल्प फ्रॉम द मंडल-फ्लेमिंग मॉडल। कि मंडल-फ्लेमिंग मॉडल में हमने ये कहा कि अगर हमारे पास आईएस इक्वेशन इज नाउ आईएस स्टार इक्वेशन, जिसमें हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू consumption which is function of the disposable income plus our investment which now is a function of the world real interest rate plus G which is the government expenditure and net exports which is function of the nominal exchange rate। जब हम स्मॉल ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं और आस्ट्राट की बात करते हैं तो बेसिकली वी वर सेइंग कि इकोनॉमी इज सो स्मॉल कि इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, इसलिए जो डिसीजन मेकिंग है विद इन दिस डोमेस्टिक इकोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट लेवल इज सेंसिटिव टू द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट एंड दे टेक इट एज द इन्वेस्टर इन दैट पर्टिकुलर कंट्री टेक दैट वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट एज गिवन। इसके साथ साथ हमारे पास एक और अजम्पशन थी एंड दैट वाज द परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, जिसमें हमने ये कहा कि अगर टेम्परेरीली देयर इज अ प्रेशर कि हमारा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इज higher than the world interest rate, तो capital जो है that will flow into that country and as a result interest rate will come down back to the world interest rate level। तो हमारी perfect capital mobility जो है वो इस economy के interest rate को world interest rate के बराबर रखेगी। तो इस सिनेरियो में जब हम एलएम कर्व की बात करते हैं तो एलएम कर्व की इक्वेशन में भी हमने ये कहा कि मनी डिमांड इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट एंड द इनकम लेवल y। वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के साथ मनी डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड कि
हमारे पास वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मनी. अगर कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मनी बढ़ जाएगी तो मनी डिमांड कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मनी कम हो जाएगी तो मनी डिमांड बढ़ जाएगी. और इनकम के साथ हमने ये कहा कि हमारी जो मनी डिमांड है दैट इज पॉजिटिवली रिलेटेड. तो इस सिनेरियो में जब हमने ड्रा किया स्मॉल ओपन इकोनॉमी के लिए आईएस कर्व, तो दैट आईएस स्टार इन द एक्सिस में हमने वर्टिकल एक्सिस में लिया नॉमिनल एक्सचेंज रेट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया नॉमिनल इनकम. तो हमने ये कहा कि नेगेटिव रिलेशनशिप है और हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग आईएस स्टार कर्व है. दूसरी तरफ जब हम एलएम स्टार की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स आर गिवन R इज इक्वल टू आर स्टार, देयरफॉर अब हमारे पास एक यूनिक इनकम लेवल Y है जो हमें एक वर्टिकल एलएम कर्व एलएम स्टार देता है. तो इस बैकग्राउंड में हमने जो है वो डिस्कशन शुरू की एंड वी सेड कि अगर हमारे पास फिस्कल पॉलिसी या फिजिकल एक्सपेंशन आती है तो उसकी वजह से हमारे इस ISLM कर्व में क्या होता है. हमने ये कहा कि बिफोर वी गो फर्दर एंड एनालाइज द पॉलिसी चेंजेस वी नीड टू लुक एट द एक्सचेंज रेट रेजिम्स. और उसमें हमने ये बात की कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक हमारे पास फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम एंड द अदर इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम में हम ये कहते हैं कि मार्केट फोर्सेस जो हैं डिमांड एंड सप्लाई दे डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द करेंसी और द नॉमिनल एक्सचेंज रेट. अगर हमारे पास डिमांड बढ़ जाती है देन द एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट्स, और अगर डिमांड कम हो जाती है तो एक्सचेंज रेट जो है वो डिप्रिशिएट कर जाता है. There is no government intervention in this floating exchange rate regime. दूसरी तरफ जब हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हम ये कहते हैं कि देयर इज अ फिक्स्ड प्री डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट, और गवर्नमेंट जो है उस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना चाहती है थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी. तो जब गवर्नमेंट जो है थ्रू सेंट्रल बैंक परचेजेस एंड सेल्स द फॉरेन करेंसी, तो इन रिटर्न क्या है कि मनी सप्लाई ऑफ द होम करेंसी दैट आल्सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. तो जब वो बाय करती है फॉरेन करेंसी तो क्या होता है कि फॉरेन करेंसी बाय करने के लिए दे पंप इन द डोमेस्टिक मनी इनटू द मार्केट, तो डोमेस्टिक मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है. दूसरी तरफ जब गवर्नमेंट जो है फॉरेन करेंसी जो है वो सेल करती है तो क्या है कि डोमेस्टिक करेंसी रिसीव करती है और डोमेस्टिक मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है. तो ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, और दोनों डिफरेंट सिनेरियोज में जब हम एनालाइज करते हैं डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स को तो हम ये देखते हैं कि इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट होता है. तो पिछले लेक्चर में हमने जो 3 पॉलिसीज को एनालाइज किया था वो थी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड द ट्रेड पॉलिसी. जब हमने डिस्कशन की फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की और हमने ये कहा कि सपोज गवर्नमेंट गोज फॉर द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से हमारे पास आईएस इक्वेशन में नेट एक्सपोर्ट्स का है फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट. तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से जी बढ़ा, अगर हम अज्यूम करें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो जी के बढ़ जाने की वजह से हमारा आईएस कर्व जो है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. तो आईएस कर्व के शिफ्ट करने की वजह से विद अ वर्टिकल एलएम कर्व क्या हुआ, हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो अप्रिशिएट कर जाएगा. और बाय द वे जब हमने एक्सचेंज रेट को डिफाइन किया था तो हमने ये कहा था कि एक्सचेंज रेट इज कि 1 यूनिट ऑफ द होम करेंसी इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द फॉरेन करेंसी. तो इस डेफिनेशन में जब हम ये देखते हैं कि आईएस कर्व शिफ्ट किया टुवर्ड्स राइट और एक्सचेंज रेट बढ़ गया, व्हाट इट मीन्स हियर इज कि हमारी करेंसी जो है वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो गई. और जब हमारी करेंसी इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड मार्केट तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारी गुड्स जो हैं दे बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव इन द आईज ऑफ द फॉरेन कंज्यूमर्स. तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाने की वजह से हमारी नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी. तो ओवरऑल सिनेरियो क्या था कि ओवरऑल सिनेरियो में जब हमारे पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जी इंक्रीज इन जी रिजल्टेड इन an outward shift or the rightward shift of the IS curve, there is a pressure to have increase in income. लेकिन इसके साथ साथ LM कर्व वर्टिकल होने की वजह से हमारा एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट कर गया.
ایکسچینج ریٹ کے اپریشیٹ کرنے کی وجہ سے ہماری نیٹ ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں. جب ہماری نیٹ ایکسپورٹ کم ہو گئی تو وی کیم بیک ٹو دی سیم اولڈ انکم لیول. اینڈ وٹ وی کنکلوڈیڈ فرام دس از کہ انڈر دی فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ سسٹم ہماری فزیکل ایکسپینشن از ناٹ ایبل ٹو ہیو دی انکریز ان انکم. یعنی ہماری فزیکل پالیسی جو ہے دیٹ بیکمز انفیکٹو وین وی وانٹ ٹو انکریز دی انکم لیول. اس کے بعد پھر ہم نے فلوٹنگ ہی ایکسچینج ریٹ رجیم کے اندر اینالائز کرنے کی کوشش کی مانیٹری ایکسپینشن کی. اور مانیٹری ایکسپینشن میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارا ورٹیکل ایلم کرو, ایلم اسٹار کرو جو ہے ود انکریز ان دی منی سپلائی ول شفٹ ٹوورڈز رائٹ. جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ منی سپلائی کے بڑھنے کی وجہ سے جب ایلم کرو شفٹ کیا ٹوورڈز رائٹ تو اس کے ساتھ ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بھی ڈپریشیٹ ہو گیا. تو ایکسچینج ریٹ کے ڈپریشیٹ ہونے کی وجہ سے ہماری نیٹ ایکسپورٹس بھی بڑھ گئیں. اوور آل امپیکٹ کیا ہوا کہ ہماری ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی ریزلٹڈ in the depreciation of the exchange rate and an increase in the income level. جب تھرڈ پالیسی میجر کی بات کی that was the trade policy. اور ٹریڈ پالیسی میں ہم نے یہ ایزیوم کیا کہ گورنمنٹ جو ہے puts certain restrictions on the imports کہ ڈسکریج کرنا چاہتی ہے امپورٹس پہ ٹیرفس اینڈ کوٹاز. اور جب ٹیرفس اینڈ کوٹاز امپورٹ پہ آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس نیٹ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ امپورٹ کم ہو گئی اور ایکسپورٹس ریمیننگ دی سیم تو ہمارے پاس نیٹ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ گئی جس کی وجہ سے آئی ایس کرو شفٹڈ ٹوورڈز رائٹ. تو جب آئی ایس کرو شفٹ کیا ٹوورڈز رائٹ اینڈ وی ڈو ہیو ا ورٹیکل ایل ایم کرو دیر واز اے پریشر آن دی ایکسچینج ریٹ ٹو اپریشیٹ اور ٹو گو اپ. جب ایکسچینج ریٹ بڑھ گیا تو اگین کیا ہوا کہ ہماری ایکسپورٹس ایکسپینسو ہو گئی اور ہماری ایکسپورٹس ڈیکریز ہو گئی. اوور آل ریزلٹ کیا ہوا کہ ہمارے پاس امپورٹ ریسٹرکشن کی وجہ سے اوور آل ٹریڈ میں کمی واقع ہو گئی. ریسٹرکشن کی وجہ سے امپورٹ کم ہو گئی اور امپورٹس کم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی اپریشیٹ کیا کیونکہ آئی ایس کرو جو ہے وہ شفٹ کیا تھا ٹوورڈز رائٹ. اور اس ایکسچینج ریٹ کی اپریسیشن کی وجہ سے جو ہمارا انکریز تھا, انکریزنگ پریشر تھا نیٹ ایکسپورٹس میں کم ہو گیا کیونکہ ایکسپورٹس کم ہو گئیں اینڈ اوور آل دی انکم ریمینڈ انچینج. اب یہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹریڈ پالیسی کی تو ٹریڈ پالیسی اگین انڈر دی فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ رجیم از ناٹ کیپیبل آف انکریزنگ دی انکم لیول. پھر ہم نے انہی تین پالیسی میجرز کو اینالائز کیا انڈر دی فکسڈ ایکسچینج ریٹ رجیم. اس فکسڈ ایکسچینج ریٹ رجیم کو پہلے ہم نے ڈیفائن کیا کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ the market forces of demand and supply. Rather, we are talking about a predetermined fixed exchange rate which is given by the or decided by the government. And the government tries to maintain that predetermined fixed exchange rate by supplying and decreasing the supply of the domestic money supply. اب وہ domestic money کو why the government is trying to do that کہ گورنمنٹ جب ایک پری ڈیٹرمنڈ لیول پہ ایکسچینج ریٹ کو رکھنا چاہتی ہے تو دے ٹرائی ٹو بائی اینڈ سیل دی فارن کرنسی سو دیٹ اینڈ دیٹ بائنگ اینڈ سیلنگ آف دی فارن کرنسی از ود دی ہیلپ آف دی ڈومیسٹک کرنسی. تو جب بھی وہ بائی کرتی ہے فارن کرنسی تو ہماری ڈومیسٹک منی سپلائی بڑھ جاتی ہے کیونکہ جب بائی کیا فارن کرنسی ان ایکسچینج فار دی فارن کرنسی گورنمنٹ ہیز سپلائی دی ہوم کرنسی, ڈومیسٹک منی سپلائی بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے واپس آ جائیں گے اس پری ڈیٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ کی طرف. یعنی گورنمنٹ جو ہے منی سپلائی کے ساتھ اکاموڈیٹ کرے گی اس ایکسچینج ریٹ کو جو کہ پری ڈیٹرمنڈ لیول سے ابو یا بلو ہوگا. اس ایکسچینج ریٹ رجیم کے سینیریو میں when we analyze the fiscal policy تو ہم نے یہ کہا کہ فزیکل پالیسی کی وجہ سے اب سپوز کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایکسپینشنری فزیکل پالیسی, تو ایکسپینشنری فزیکل پالیسی کی وجہ سے اگر ہمارا آئی ایس کرو شفٹ کرتا ہے ٹوورڈز رائٹ تو ایل ایم کرو ورٹیکل ہونے کی وجہ سے دیر ول بی اے پریشر آن دی ایکسچینج ریٹ ٹو گو اپ. لیکن اب گورنمنٹ جو ہے ول ٹرائی ٹو کم بیک ٹو دی پری ڈیٹرمنڈ لیول آف دی ایکسچینج ریٹ. تو اس کے لیے گورنمنٹ کیا کرے گی کہ منی سپلائی کو بڑھائے گی. تو جب گورنمنٹ منی سپلائی کو بڑھائے گی تو اس کی وجہ سے ہمارا ایل ایم کرو ول شفٹ ٹوورڈز رائٹ. اوور آل ریزلٹ کیا ہوگا کہ ہمارا
exchange rate will come back to the predetermined fixed exchange rate level और हमारी income level जो है वो बढ़ जाएगी. यानी कि fixed exchange rate regime में हमारी fiscal policy is more effective to influence the income level as compared to the floating जिसमें के fiscal policy was ineffective. Then we talked about the monetary policy or monetary expansion under the fixed exchange rate regime. तो monetary expansion की वजह से मनी सप्लाई जब बढ़ेगी तो हमारा LM curve will shift towards right. और LM curve जब shift करेगा towards right along with the downward sloping I star curve, तो there will be a pressure on the exchange rate to go below the predetermined fixed exchange rate level. जिसकी वजह से अब क्या होगा कि एक्सचेंज रेट कम हो रहा है और इनकम लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगी. गवर्नमेंट जो है डेफिनेटली वुड लाइक टू कम बैक टू द ओल्ड फिक्स प्री डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट लेवल. उसके लिए अब गवर्नमेंट को मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी. तो जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई कम करेगी तो LM स्टार विल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास नो चेंज इन द एक्सचेंज रेट एंड नो चेंज इन द इनकम लेवल. यानी फिक्स एक्सचेंज रेट रजीम में गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इज टोटली इनएफेक्टिव टू इन्फ्लुएंस द आउटपुट लेवल. एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट द ट्रेड पॉलिसी अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट रजीम. अब ट्रेड पॉलिसी में भी हमने ये कहा कि अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा देने की वजह से हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं और नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं. तो नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से हमारा IS कर्व जो है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड राइट. जब IS कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट तो क्या होता है कि हमारे पास LM स्टार इज वर्टिकल और देयर इज अ प्रेशर फॉर द एक्सचेंज रेट टू एप्रिशिएट. अब गवर्नमेंट जो है अपने एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, नीचे लाने के लिए मनी सप्लाई बढ़ा देगी. तो जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाएगी तो LM कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. तो जब LM कर्व शिफ्ट किया टुवर्ड्स राइट तो ओवरऑल क्या हुआ कि इकोनॉमी विल कम बैक टू द ओल्ड इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो कि हमारा प्री डिटर्मिन्ड फिक्स एक्सचेंज रेट है, बट एट द सेम टाइम हमारा इनकम लेवल विल इंक्रीज. तो इसका मतलब ये है कि जब हम बात कर रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट की तो एक्सचेंज रेट में हमारी इनकम लेवल बढ़ती है टेम्परेरली बिकॉज जब हम कहते हैं कि एक इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन है हमने अपनी इम्पोर्ट्स कम कर दी बट दैट इज एट द एक्सपेंस ऑफ द डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ आवर ट्रेडिंग पार्टनर. तो जो हमने बेनिफिट लिया है दैट इज एट द एक्सपेंस ऑफ सम अदर कंट्री. ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इन द वर्ल्ड हैज नॉट चेंज, इट हैज बीन जस्ट रीडिवाइडेड बिटवीन 2 or 3 डिफरेंट कंट्रीज. उसके बाद हमने बात की कि अभी तक हमारी जो डिस्कशन है उसमें हमने एज्यूम किया है कि स्मॉल ओपन इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड एट द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट लेवल. तो जो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट लेवल है दैट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इज नॉट अ यूनिक इंटरेस्ट रेट जो कि हर कंट्री में प्रिवेल करता है. देयरफॉर वी सेड कि लेट्स लुक एट द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्री इंटरेस्ट रेट्स. और उसमें हमने कहा वी नीड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंट्री रिस्क प्रीमियम थीटा. और वो जो कंट्री रिस्क प्रीमियम थीटा है दैट अकाउंट्स फॉर द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. और उस इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल में हमने ये कहा कि रिस्क प्रीमियम जो है उसके 2 मुख्तलिफ सोर्सेज हैं. एक तो ये है कि अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो तो उसका रिस्क कम होगा एंड देयरफॉर रिस्क प्रीमियम कम होगा. अगर एक और कंट्री है जो कि डेवलपिंग कंट्री है जिसमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे कंट्री रिस्क ज़्यादा होगा और इसलिए जो इन्वेस्टर होंगे इन ऑर्डर टू कवर अप दैट रिस्क दे विल डिमांड अ हायर रिस्क प्रीमियम. एंड सेकेंड सोर्स ऑफ द रिस्क प्रीमियम इज द एक्सपेक्टेशन अबाउट द एक्सचेंज रेट. अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सचेंज रेट और द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट हो जाएगी तो वी विल बी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. देयरफॉर क्या होगा, वी वुड आस्क फॉर अ हायर रिस्क प्रीमियम. और अभी भी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए डिक्रीज और डिप्रिशिएटिंग करेंसी क्या होगी कि करंट एक्सचेंज रेट को भी कम कर सकती हैं. तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब हमने बात की तो वी सेड कि वी नीड टू रीडिफाइन द इक्वेशन फॉर द IS curve
in the LM curve. उसमें हमने ये कहा कि हमारा वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट R स्टार को हम रिप्लेस करें with the domestic interest rate R, which is equal to the world interest rate R star plus the country risk premium theta. तो हमने IS कर्व में भी जहाँ इन्वेस्टमेंट को कहा था कि that is a function of the world interest rate, हमने कहा कि now the investment is a function of R, which is the world interest rate R star plus theta. We added the theta into the world interest rate. In the LM curve, when we were saying that demand for money is a function of the world interest rate and the income level, there we said that now it will be a function of the world interest rate plus the country risk premium. तो आज अपने इस लेक्चर में हम इसी थीटा या कंट्री रिस्क प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ेंगे और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अभी तक जो हमने एज्यूम किया था कि हमारी प्राइसेस आर फिक्स्ड, कि अगर हम प्राइसेस को वेरी करें मंडल फ्लेमिंग मॉडल में, कि अगर प्राइसेस को वेरी करते हैं तो फिर उसकी वजह से हम देखेंगे इनकम का और प्राइस लेवल चेंजेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि हम मंडल फ्लेमिंग मॉडल में ही एग्रीगेट डिमांड कर्व को डिराइव करने की कोशिश करेंगे. और फिर हम ये देखना चाहेंगे कि शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, एग्रीगेट सप्लाई in the short run and the long run and the equilibrium moving from the short run towards the long run. Moreover, हम ये भी देखना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं effectiveness of different policy measures under the fixed exchange rate and the flexible exchange rate, so which one is more desirable? ये वो टॉपिक है जो कि आजकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बहुत इंटरेस्ट लेके डिस्कस कर रहे हैं. मुख्तलिफ इकोनॉमीज में मुख्तलिफ तजावीज़ एंड मुख्तलिफ एक्सचेंज रेट सिस्टम जो हैं वो राइज हैं, और still the topic is under discussion कि whether the fixed exchange rate is better or the flexible exchange rate is more suitable for a particular country. तो उसको भी हम थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे. और उसके बाद हम जो है the other side of the story कि एग्रीगेट डिमांड की डिस्कशन के बाद we would like to look at the aggregate supply curve. तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व में भी इकोनॉमिस्ट जो हैं they have different opinions. अभी तक तो जो हमने डिस्कशन की थी उसमें हमने ये अज्यूम किया था कि अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में हम कहते हैं हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल. शॉर्ट रन में हम कहते हैं कि इफ द प्राइसेस आर स्टिकी देन एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर हम वो प्राइस एज गिवन ले लें तो हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है. तो इसमें हम ये देखेंगे कि शॉर्ट रन में हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग क्यों हो सकते हैं और कैसे हो सकता है. उसमें मुख्तलिफ मॉडल हैं जिनमें से हम 3 मॉडल्स को लेके वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे. और आज के मॉडल में वी विल टॉक अबाउट द स्टिकी वेज मॉडल, और उसके बाद जो अगले 2 मॉडल हैं इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, और वो अगेन वी आर स्टिल ऑन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. अभी तक हमने ये कहा था कि स्मॉल ओपन इकोनॉमी के लिए हमारे पास इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट आर स्टार इज गिवन. इन इन्वेस्टर्स को उस आर स्टार के ऊपर मनी डिमांड एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो करने हैं. हमने ये कहा था कि इन्वेस्टमेंट जो है नेगेटिवली रिलेटेड टू द आर स्टार, और मनी डिमांड जो है दैट अगेन इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द आर स्टार. अब हम ये कहेंगे कि अगर हम रीडिफाइन करें आर को और हम ये कहें कि आर इज इक्वल टू आर स्टार प्लस थीटा, तो देन वी हैव टू रीराइट आर IS and the LM इक्वेशन एज इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. इस स्लाइड पे वी आर सेइंग कि आर इज इक्वल टू आर स्टार प्लस थीटा एंड वेयर थीटा इज द रिस्क प्रीमियम, कंट्री रिस्क प्रीमियम. If we substitute the expression for R into the IS star and the LM star equation, which is for the small open economy, then Y is equal to C of Y minus T, consumption as a function of disposable income, plus investment as a function of R star plus theta, plus G plus NX of the nominal exchange rate. The LM equation M over P is equal to the demand for money, which is the L R as a function of R star plus theta and Y. Now, having defined this, if we look at the LM curve, it still is the vertical LM curve, LM star. And if you look at the IS curve, it still is a down sloping IS star curve.
and we try to analyze the impact of an increase in theta, यानी कि अगर कंट्री का रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है तो हमारे इस ISLM मॉडल पे क्या इफेक्ट होगा. तो अगर कंट्री रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है तो व्हाट डू वी हैव हियर कि कंट्री रिस्क प्रीमियम बढ़ने की वजह से IS इक्वेशन में हमने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ R स्टार प्लस थीटा. अब हमने कहा कि कंट्री रिस्क प्रीमियम जो है वो बढ़ गया. कंट्री रिस्क प्रीमियम इन्वेस्टमेंट के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है कि रिस्क के बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से जब हमारी इन्वेस्टमेंट कम होंगी तो IS कर्व जो है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट टू द ब्रोकन लाइन IS स्टार 2. दूसरी तरफ हमारा थीटा जो है दैट एंटर्स इनटू द डिमांड फॉर मनी इक्वेशन, जिसमें हमने ये कहा कि डिमांड फॉर मनी जो दैट इज अ फंक्शन ऑफ R स्टार प्लस थीटा एज वेल एज द इनकम लेवल. तो थीटा के बढ़ जाने की वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा एंड देयरफॉर द डिमांड फॉर द रियल बैलेंसेस विल डिक्रीज बिकॉज द इंटरेस्ट द रिस्क प्रीमियम which is part of the interest rate and the demand for the real balances they are negatively related. तो interest rate के बढ़ने से हमारा demand for real balances will decrease and as a result LM star जो है that will move from LM star 1 to the LM star 2. So we come to the new equilibrium where our exchange rate has gone down from E1 to E2 and our income level has increased from Y1 to Y2. तो overall जब कंट्री रिस्क प्रीमियम बढ़ता है तो हमारा एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो जाता है बट इनकम लेवल जो है वो बढ़ जाती है फ्रॉम Y1 टू Y2. अब इट कैन बी कम्प्रीहेंडेड वेरी कंफर्टेबली कि जब रिस्क बढ़ता है किसी कंट्री का तो उसकी वजह से हमारा एक्सचेंज रेट उस कंट्री का जो है वो डिप्रिशिएट हो जाता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से उस करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी. तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाने की वजह से एज वी हैव जस्ट समराइज्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि एन इंक्रीज इन द कंट्री रिस्क और एन एक्सपेक्टेड डिप्रिसिएशन मेक्स होल्डिंग द कंट्रीज करेंसी लेस अट्रैक्टिव. द इंक्रीज इन Y, the income level, the second change occurs because the boost in the net exports from the depreciation of the currency is even greater than the fall in the investments. कि हमने कि ये कहा कि जब हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट हमारा नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ गई. तो नेट एक्सपोर्ट्स में जो इजाफा हुआ वो हमारे इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज से ज़्यादा था. इन्वेस्टमेंट कम हुई क्योंकि रिस्क बढ़ने की वजह से. दूसरी तरफ एक्सचेंज रेट ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ और नेट एक्सपोर्ट्स जो है हमारी ज़्यादा बढ़ गई एंड ओवरऑल इट रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द इनकम लेवल. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वेदर दिस इज पॉसिबल इन द रियल लाइफ. तो रियल लाइफ में नॉर्मली देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इंक्रीज इन इनकम इज क्वेश्चनेबल, और उनमें से कुछ जो है हमने समराइज की हैं ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड के व्हाई द इनकम माइट नॉट राइज. द फर्स्ट वन इज द सेंट्रल बैंक मे ट्राई टू प्रिवेंट द डेप्रिसिएशन बाय रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई. कि जब हमने बात की इंक्रीज इन द कंट्री रिस्क प्रीमियम एंड उसकी वजह से देयर इज अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द करेंसी, दैट इज देयर इज अ प्रेशर ऑन द करेंसी टू डेप्रिशिएट, और वो डेप्रिसिएशन इज अ बिग डेप्रिसिएशन. इसलिए उस डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई बढ़ाए और LM कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाए टुवर्ड्स राइट, और जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट थोड़ा ऊपर अप्रिशिएट हो जाए एंड द इनकम में नॉट राइज एज मच. देन द सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि द डेप्रिसिएशन माइट बूस्ट द प्राइस ऑफ द इंपोर्ट्स इनफ टू इंक्रीज द प्राइस लेवल. और जब हमारे पास इंपोर्ट्स बढ़ गई और प्राइस लेवल बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या होगा कि दिस विल रिड्यूस द रियल मनी सप्लाई. और जब हमारे पास प्राइस लेवल बढ़ता है तो वी आर सेइंग कि M over P, तो P के बढ़ने से M over P जब कम होगा तो हमारा LM कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द मनी सप्लाई and that change or that shift will bring the LM curve towards left and then there will be pressure for the exchange rate to go up and the increase in income
level will be reduced. Then there is another possibility, and that is the consumers might respond to the increased risk by holding more money. Now each of these basically will result in what? One common thing, and that is कि LM star will shift towards left. यानी जब लोग जो है रिस्क लेवल को देखते हैं और हम वो ये देखते हैं कि रिस्क बढ़ गया, तो रिस्क के बढ़ने की वजह से पीपल वुड लाइक टू डिमांड मोर मनी, और जब डिमांड फॉर मनी बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा LM कर्व विल अगेन शिफ्ट. तो LM कर्व का जो शिफ्ट है टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट मे रिजल्ट इन ए सिनेरियो कि जिसमें हमारे पास इनकम जो है वो नहीं बढ़ती. अभी हमने ये कहा था, जो हमारा एनालिसिस था उसमें हमने ये कहा था कि जब कंट्री का रिस्क प्रीमियम यानी कि थीटा बढ़ता है तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, IS शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, LM जो है दैट बेसिकली शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. ओवरऑल हमारी करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट कर गई और इनकम लेवल जो है वो बढ़ गए. लेकिन इन रियल लाइफ सिनेरियो जब हम इस पर्टिकुलर फिलोसफी को देखते हैं तो दिस इज वेरी इंट्यूटिव कि एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएटिव हो जाएगा, डिप्रिशिएट कर जाएगा. लेकिन जो ट्रेंड है हमारे पास इनकम लेवल में बढ़ने का, इट मे नॉट इंक्रीज, और उसमें फिर हमने मुख्तलिफ सिनेरियोज को देखा. अब हम देखते हैं रियल लाइफ डेटा सेट के साथ कि लेट्स ट्राई टू लुक एट व्हाट हैपेंड इन द रियल लाइफ, एंड फॉर दैट वी हैव कलेक्टेड द डेटा फॉर द एशियन करेंसीज. जैसे कि मैंने पहले कहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और उसमें हमने 3 डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस किए कि व्हाई द इनकम मे नॉट बी राइजिंग. अब उसी को अब हम जब रियल लाइफ डेटा को देखते हैं तो रियल लाइफ डेटा में वी हैव टेकन द साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस. द डेटा कलेक्टेड इज फॉर द इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड एंड US, and that is for the exchange rate percentage change from July 97 to January 98. And then there is next column, stock market percentage change from July 97 to January 98, and then nominal GDP percentage change from 1997 to 98. So we are trying to look at the relationship between the exchange rate and the nominal income. ग्राफिकली जो हमने रिप्रेजेंट किया उसमें ये था कि अगर रिस्क प्रीमियम बढ़ता है एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होता है, और एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होने के साथ हमारा इनकम लेवल बढ़ जाएगा. सो व्हाट वी हैव हियर इज, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम इंडोनेशिया, कि एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट किया बाय 59.4%, लेकिन नॉमिनल GDP भी कम हुई बाय 16.2%. जापान में अगेन 12% डिक्रीज, एंड देन नॉमिनल GDP जो है 4.3%. So in almost all of these countries here, we see that whenever the exchange rates are depreciating, as a result, nominal GNP decrease instead of increasing. So the real life data set is not supporting what we have in that particular graph. और उस ग्राफ के लिए we also talked about counter intuitive argument कि जब exchange rate depreciate होता है तो central bank जो है वो intervene कर सकता है through shifting the LM curve, so that के income does not rise. Then the demand for money लोगों की वो भी change हो सकती है, and these 2-3 factors जो हैं they are counter intuitive to what was reflected in our previous graph. जब हम रियल लाइफ डेटा सेट को भी देखते हैं तो रियल लाइफ डेटा सेट इज आल्सो नॉट सपोर्टिंग द इंक्रीज इन इनकम, यानी कि जब करेंसी डिप्रिशिएट होगी द डेटा सेट इज सजेस्टिंग कि हमारी ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज में हमारे पास नॉमिनल GNP जो है दैट हैज डिक्रीज्ड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हिच एक्सचेंज रेट रेजिम इज मोर suitable, whether a country should follow the fixed exchange rate system or it should go for the floating or the flexible exchange rate system. There are certain benefits of the fixed exchange rate, and then there are certain advantages of the floating exchange rate system. When we are talking about the fixed exchange rate system, the fixed exchange rate system में हमारे पास monetary authority या money supply जो है that basically is used as a tool to maintain the exchange rate. तो मॉनेटरी अथॉरिटी या मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करें. दूसरी टारगेट जो है ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जो है दे बिकम सेकेंडरी.
whereas when we are talking about the flexible exchange rate system, usme jo hai we can pursue the other important objectives other than having a stable exchange rate system, just like controlling inflation and the unemployment. So there the flexibility is more, and government can focus on other policies other than maintaining a stable exchange rate system. And that we have the flexible and the fixed exchange rate system we have summarized on this particular slide here. The argument for floating rates: it allows the monetary policy to be used to pursue other goals of stable growth, low inflation, higher level of employment. And there are certain arguments for the fixed exchange rates as well. Okay, it avoids the uncertainty and volatility, making international transaction easier. And there is another way to look at the fixed exchange rate system, and that is it disciplines the monetary policy to prevent money growth and hyperinflation. कि अगर हम fixed exchange rate system follow करते हैं, so there are certain advantages. One advantage is it reduces the uncertainty of change in the exchange rate. When we are looking at the fixed exchange rate system, the businesses normally will welcome that, because when they are planning to convert one currency into the other currency or the home currency into another currency, they know what exchange rate they will be getting for their account receivable if they are in foreign currency, and what they have to pay for their accounts payable if they are in the foreign currency. इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी की भी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मनी सप्लाई जो है वो उसके ऑब्जेक्टिव इज अदर देन अ स्टेबल एक्सचेंज रेट. यहाँ पे जब हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो देयर इज वन चेक ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी कि उनका ऑब्जेक्टिव जो है इस वक्त एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने का है. इसलिए मनी सप्लाई को जो चेंजेस आती हैं मनी सप्लाई में, ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, दे आर अंडरटेकन टू मेंटेन द स्टेबल एक्सचेंज रेट. इसलिए जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मनी सप्लाई इंक्रीज जो है अंडर कंट्रोल रहती है, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द हाइपर इन्फ्लेशन जो है दैट डिक्रीजेस. फाइनली, विथ एक्सचेंज रेट अ पर्टिकुलर कंट्री शुड अडॉप्ट, दैट अगेन रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क कि वेदर द objective is only the exchange rate stability or the objective is the other national increase in national income, unemployment, decrease in unemployment, or a decrease in inflation. So that depends on the policy makers ke which exchange rate regime they should follow, but there are certain advantages of one system over the other system. Now अभी तक जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने अज्यूम किया था कि हमारे प्राइस लेवल जो है वो इस मंडल फ्लेमिंग मॉडल में दे आर फिक्स. अब हम अज्यूम करते हैं कि सपोज वी आर रिलैक्सिंग दिस असम्पशन, व्हाट इफ आवर प्राइस लेवल जो है दे कीप ऑन चेंजिंग. तो जब हमारे प्राइस लेवल चेंज होंगे तो उसकी वजह से वी कैन कैप्चर द चेंज इन द प्राइस लेवल एंड द इम्पैक्ट ऑन द इनकम लेवल विद द हेल्प ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व. आपको याद होगा कि पहले भी जब हमने क्लोज्ड इकोनॉमी में भी एग्रीगेट डिमांड कर्व को डिराइव किया था फ्रॉम ISLM कर्व, तो उसमें हमने यही कहा था कि जब हमारी प्राइसेस फ्लेक्सिबल हो जाती हैं तो प्राइस के चेंज होने से हमारा LM कर्व शिफ्ट किया था, एंड वी केम अप विद, यानी प्राइस जब कम हुई थी तो हमारी मनी सप्लाई बढ़ी और इसकी वजह से हमारे इनकम लेवल बढ़ गए. प्राइस के कम होने से इनकम लेवल बढ़ी थी. अब इस मंडल फ्लेमिंग मॉडल में भी, जो कि एक स्मॉल ओपन इकोनॉमी है, वी वुड लाइक टू सी द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल ऑन द इनकम, एंड दैट वी कैन do with the help of the aggregate demand curve. So we would like to derive the aggregate demand curve here. In the upper half of this graph, or the first graph here, the top one, we have taken the income level Y and the exchange rate. This exchange rate is different from the previous exchange rate. अभी तक जो हमने डिस्कशन की थी उसमें हमने एज्यूम किया था कि हमारा प्राइस लेवल इज फिक्स्ड. Therefore, जो हमारे पास लोअर केस लेटर ई था, that was the nominal exchange rate. The exchange rate we have taken on this particular graph is the real exchange rate. अब real exchange is the nominal exchange rate adjusted for the price level. तो जब हमारा प्राइस लेवल चेंज होता है तो then there may be a difference between the nominal and the real exchange rate.
Therefore, इस upper half में since we are now assuming के prices are changing, तो हमारे पास vertical axis पे जो exchange rate है that is the real exchange rate now. तो if we are in equilibrium at LM star, I star at a price level of P1, the solid line LM star with the price level of P1 gives us an equilibrium income level of Y1 and equilibrium exchange rate of epsilon 1. Now, we are assuming कि our prices जो हैं they go up. तो prices के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि M over P, the real balances जो हैं वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गई, M over P कम हो गया, हमारा LM curve is going to shift towards left as is reflected on this slide here, कि हमारा LM star जो है that shifts to the LM star broken line with the price level P2. अब हमारे पास जो नया exchange rate है, real exchange rate, that has gone up from E1 to E2. On the other hand, income level जो है that has gone down from Y1 to Y2. यानी जब प्राइस बढ़ गई तो हमारा इनकम लेवल जो है वो कम हो गया. अब लोअर हाफ में we have derived the aggregate demand curve from this shift in the LM curve due to increase in the price level and that we have reflected in the upper half. जब हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हमारा एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट करता है तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं क्योंकि वो महंगी हो जाती हैं हमारी एक्सपोर्ट्स इन द आइज ऑफ द फॉरेन कंज्यूमर्स. इसलिए हमारी एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से हमारी नेट एक्सपोर्ट्स कम होती हैं और नेट एक्सपोर्ट्स के कम होने की वजह से इनकम लेवल जो है वो कम हो जाता है. So that we have reflected in the form of the aggregate demand curve on the lower half. So what we have here is in the lower half of this graph the income level on the x-axis and the price on the y-axis. पहले combination में हमारे पास price is P1 and the income level is Y1. जब price हमारी बढ़ गई from P1 to P2 तो उस वक़्त हमारा income level जो है वो Y2 हो गया, कम हो गया. तो जब हमने कनेक्ट किया P1 Y1 का पॉइंट विद P2 Y2 पॉइंट के साथ तो वी गेट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व, कि जैसे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी में भी हमने देखा था कि प्राइस के बढ़ने से इनकम लेवल कम हुआ और प्राइस के कम होने से इनकम लेवल बढ़ गया. वी हैव द सेम रिलेशनशिप इन दिस मंडल फ्लेमिंग मॉडल कि हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग व्हेन वी टेक द P ऑन द वाई एक्सिस, व्हेन वी टेक द इनकम ऑन द एक्स एक्सिस. अब हम देखना चाहेंगे कि इक्विलिब्रियम फ्रॉम द शॉर्ट रन टू द लॉन्ग रन. इसी मंडल फ्लेमिंग मॉडल में जो कि हमारे पास स्मॉल ओपन इकोनॉमी का मॉडल है, वी आर ट्राइंग टू सी कि हम जो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम से लॉन्ग रन के इक्विलिब्रियम में किस तरह बढ़ते हैं. ये वही डिस्कशन है कि जो हमने क्लोज इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में भी पहले की थी कि जब हमारे पास एक क्लोज इकोनॉमी है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स नहीं है, नेट एक्सपोर्ट्स इज जीरो, तो स्टिल वी वर सेइंग कि हमारे पास जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल होगा और जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो देन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल. तो इसी को अब हम देख रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मंडल फ्लेमिंग मॉडल, स्मॉल ओपन इकोनॉमी मॉडल. इन द अपर हाफ हियर वी आर टेकिंग द इनकम on the x-axis and real exchange rate on the y-axis. Our IS curve I star is downward sloping. Our LM star P1 is a vertical line and our exchange rate is fixed at epsilon 1. But when we look at this income level, in the short run, ये income level is below the full employment income level of Y bar. और हमने ये कहा था कि full employment income level Y bar जो है that is the level of income जिसमें unemployment is equal to the natural rate of unemployment. तो अब हमारा income level is below the natural level of income. तो इस level पे हमने पहले भी कहा था कि whenever हमारा income level is below the full employment level, there will be a pressure on the prices to decrease. और इस decreasing pressure की वजह से कि price जब भी हमारी income level इक्विलिब्रियम इनकम लेवल इज बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, तो हमारे पास प्राइसेस कम हो जाएंगी और प्राइसेस के कम होने की वजह से हमारा एलएम कर्व जो कि एम ओवर पी है उसमें क्या होगा कि एम ओवर पी जो है वो बढ़ जाएगा.
real balances बढ़ने की वजह से हमारा LM curve will start shifting towards right. So slowly and gradually this is what we have reflected in shifting our solid line LM curve towards the broken line LM curves, and वो सारे LM curves जो हैं they are moving towards the full employment level of income Y bar, and that we have reflected on this particular slide कि if Y1 is less than Y bar is the full employment income level, then there is downward pressure on the prices and over time P will move down causing the M over P to increase. और जब हमारा M over P जो है वो बढ़ता है तो LM curve is shifting towards right and as a result हमारा exchange rate जो है वो कम होता है. तो इस सिनेरियो में exchange rate कम हो रहा है from epsilon 1 to epsilon 2 और हमारी income level is moving from Y1 to Y bar. लोअर पैनल में हम यही जो है impact दिखा रहे हैं कि जब हमारे पास aggregate demand curve which reflects the combination of the prices and the income levels and negative relationship between the price and the income, temporarily short run में हमारे पास short run aggregate supply curve is short run AS1 and at that level हमारे पास income जो है that is at the level of Y1. जब prices कम होती हैं तो we have decrease in our short run aggregate supply curve, one say broken line and moving towards the left. वो नीचे की तरफ जब हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व मूव करता है देन वी कम टू अ पॉइंट जहाँ पे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज इक्वल टू द एग्रीगेट डिमांड और इट इंटरसेक्ट्स द एग्रीगेट डिमांड कर्व एट द लेवल ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम वाई बार. और हमने ये देखा था कि एज पर द क्लासिकल इकोनॉमिक्स के लॉन्ग रन में हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव होता है एट अ लेवल ऑफ वाई बार. तो इस मंडल फ्लेमिंग मॉडल में भी हमारे पास एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वो वही है कि जब हमारे पास इनकम लेवल इज बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम लेवल, प्राइसेस जो हैं दे स्टार्ट डिक्रीजिंग और जब प्राइस कम होती है तो उसकी वजह से हमारा LM कर्व जो है स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट एंड एज अ रिजल्ट इनकम लेवल बढ़ता है और वो बढ़ के इट मूव्स टुवर्ड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम. और जब हम एग्रीगेट डिमांड को ही देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल जो है दैट इज एट एप्सिलॉन 1 और उसके बाद जब हमारी प्राइसेस कम होती चली जाती हैं तो हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो भी शिफ्ट करता है फ्रॉम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई S1 से टुवर्ड्स द लोअर एंड. इसमें हम ये देखते हैं कि जब हम शुरू करते हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कि प्राइस लेवल जो है चेंज नहीं शो करता अलॉन्ग दी पर्टिकुलर एग्रीगेट सप्लाई कर्व, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब प्राइस चेंज होता है तो हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्टार्ट शिफ्टिंग डाउनवर्ड. तो जब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है इट हैज स्टार्टेड शिफ्टिंग डाउनवर्ड तो एज ए रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड कर्व के साथ जो इंटरसेक्शन होता है इट इज एट अ पॉइंट वेयर द इनकम लेवल इज एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम. तो जब हम प्राइसेस को फ्लेक्सिबल लेते हैं और अगर हमारी इनकम लेवल इज बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल तो प्राइसेस के कम होने की वजह से हमारी इनकम स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करती है टुवर्ड्स द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. और ये हमारा शॉर्ट रन टू लॉन्ग रन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन दिस मंडल फ्लेमिंग मॉडल इज exactly the same what we have already discussed in the closed economy model. Now let's look at the real side of the story. In real life, is there any closed economy? So the question is, can we find any economy which can be used as an example of a closed economy? It is very hard to find, practically speaking, nowadays an economy which is closed. That's why we have relaxed the assumption and we have gone for the Mundell-Fleming model. A Mundell-Fleming model again is explaining a small open economy. But what about the large economies? Now the large economies like US and the other economies, there are many others, they fall in between the closed economy and the small open economy. And for that matter, if we take a large economy and we try to take an example of monetary expansion, and that we have explained on this particular slide here. Okay, consider a monetary expansion. Like in a closed economy, in this large economy,
change in M is positive, we are saying increase in M. This will lead to a decrease in interest rate and therefore increase in the investment, though not as much as was the case in the closed economy. Then the same monetary expansion in the small open economy will result in depreciation of the exchange rate, and as a result there will be increase in the net export, though not as much. So overall we can say کہ ایک لارج اکانومی میں جو ہماری مانیٹری ایکسپینشن ہے اس کی وجہ سے ایک طرف تو انویسٹمنٹ بڑھے گی اور دوسری طرف جو ہے نیٹ ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی ایکسچینج ریٹ کے ڈپریشیٹ ہونے کی وجہ سے. سو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ کنکلوڈ کریں, آئی ووڈ لائک کہ میں سمرائز کر دوں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپک جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو آج کے لیکچر میں بیسیکلی وی اسٹارٹیڈ ود دی اسمال اوپن اکانومی ماڈل آف منڈل فلیمنگ, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے اٹ ڈز ناٹ اسٹے ایٹ دی ورلڈ انٹرسٹ ریٹ آر اسٹار, وی ٹاک اباؤٹ دی کنٹری رسک پریمیم, اور پھر اس کنٹری رسک پریمیم کے بڑھنے کی وجہ سے ایکولیبریم انکم لیول پہ اور ایکسچینج ریٹ پہ کیا اثر پڑے گا. اور ہم نے یہ کہا کہ کنٹری کا رسک پریمیم بڑھنے کی وجہ سے کرنسی جو ہے وہ ڈپریشیٹ ہو جائے گی. گرافیکلی اسپیکنگ اگر ہم دیکھتے ہیں ورٹیکل ایل ایم کرو تو اس سینیریو میں ہمارا انکم لیول بھی بڑھے گی, لیکن جب انکم لیول کے بڑھنے کو ہم ریئل لائف میں دیکھتے ہیں تو دیٹ ڈز ناٹ میک مچ آف اے سینس. تو اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ وی لکڈ ایٹ دی ویریئس سینیریوز کہ جس میں ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ ہوا, اینڈ وی ٹک دی ایگزامپل ڈیٹا فرام دی South Asian countries, and we saw a relationship which is کہ decrease in the depreciation or currency value or the depreciation has resulted in a decrease in the income level. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ what if کہ we assume کہ price level جو ہے وہ change ہوتا ہے. ابھی تک ہم نے assume کیا ہوا تھا کہ price level جو ہے that remains fixed, لیکن جب ہم price level کو vary کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا LM curve جو ہے وہ shift کرتا ہے with the change in the price level. اور اس LM curve سپوز کہ جب ہم کہتے ہیں price level بڑھ گیا تو price level کے بڑھنے کے ساتھ ہمارے پاس real balances جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, اس لیے ہمارا LM curve جو ہے وہ shift کرے گا towards left, ہماری income level جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو جب ہم prices کو flexible لیتے ہیں تو we can derive the demand curve, aggregate demand curve, اور یہ aggregate demand curve gives us a relationship between the price level and the income level, and that relationship is negative. اور finally پھر ہم نے بات کی کہ short run equilibrium سے long run equilibrium میں ہم کس طرح move کر سکتے ہیں, اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہماری prices جو ہیں وہ change ہوتی ہیں اور ہم نے assume کیا increase in price, تو increase in price کے ساتھ ہمارا LM curve shift کرتا ہے, and slowly and gradually ہماری اگر income level before that change in price level is below the full employment equilibrium level, کیونکہ long run میں ہماری جو equilibrium income ہے that is at the full employment equilibrium level Y bar. تو جب ہماری income is below that Y bar level تو price کے اوپر جو pressure ہوگا that will be a decreasing pressure, اور income ہماری جو ہے slowly and gradually will start moving towards the Y bar. اور جب ہم اسی کو شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو کی سینس میں دیکھتے ہیں تو پرائس کے کم ہونے سے ہمارا شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو جو ہے اسٹارٹ شفٹنگ ڈاؤن ورڈ, اور اوور آل ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہماری انکم لیول جو ہے اف اٹ واز ان دا شارٹ رن ان ایکولیبریم بلو دی فل امپلائمنٹ ایکولیبریم لیول تو اٹ اسٹارٹس موونگ ٹوورڈز دی فل امپلائمنٹ ایکولیبریم لیول, اینڈ الٹیمیٹلی وی ریچ ٹو دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے منڈل فلیمنگ ماڈل کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھا. اس میں دیکھا کہ اگر رسک پریمیم کو ایڈ اپ کریں تو ہمارا ورلڈ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ رسک پریمیم بھی شامل ہو جاتا ہے آئی ایس اور ایل ایم ایکویشن میں, اور اس کی وجہ سے جو چینجز آتی ہیں اس کو اینالائز کیا. دین وی لکڈ ایٹ اندر سینیریو کہ وٹ ایف دی پرائسز آر چینجنگ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اس کی وجہ سے ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہم نے ڈرائیو کیا. اور دین وی ڈسکس کہ ہاؤ کین وی موو فرام دی شارٹ رن ایکولیبریم ٹو دی لانگ رن فل امپلائمنٹ ایکولیبریم لیول.
اور اگر ہماری انکم لیول از بلو دی فل امپلائمنٹ اکولیبریم لیول تو اٹ ول اسٹارٹ موونگ ٹوورڈز دیٹ, اور اگر اف اٹ از ابو تو پرائس لیول بڑھنے کی وجہ سے اٹ ول اسٹارٹ موونگ بیک ٹو دی فل امپلائمنٹ اکولیبریم لیول وائی بار. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ منڈل فلیمنگ ماڈل کے کانٹیکس میں کا ٹاپک ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں we'll start talking about the other side of the story, the other market force, and that is the aggregate supply. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں we'll talk about the aggregate supply as such and اس کے جو مختلف ماڈل ہیں for the shape of the aggregate supply curve. There are 3 models and we'll explain all of those models in the next lecture. آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.